आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतरीन होगी। उसी तैयारी को आज एक नया मोड़ देने के लिए आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है। और आज का प्रैक्टिस सेशन हमारी पिछली सीरीज़ का ही पार्ट है, जिसमें हम सब्जेक्ट पेडागोजी को 1 बाय 1 करके कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने ईवीएस और साइंस की पेडागोजी के जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे उनको कवर अप किया है, उनको समझा है कि कौसे किस तरीके से एग्जामिनर्स के द्वारा कॉन्सेप्ट को ही घुमा के आपके सामने क्वेश्चन लाए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हों। तो उसी मेंटलिटी को समझने के लिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्पेशली पीवाईक्यू क्वेश्चन इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो एग्जामिनर द्वारा ही सेट क्वेश्चन है ना। तो उनसे अच्छा एग्जामिनर के बारे में कोई और बता नहीं सकता। और आज का जो प्रैक्टिस सेशन है और आगे इससे जो भी प्रैक्टिस सेशन आएंगे वो जिस सब्जेक्ट की पेडागोजी को कवर करेंगे वो है आपकी सोशल साइंस। तो जो बच्चे आपके पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस है वही इस प्रैक्टिस सेशन को प्रेफर करें देखना। बाकी जो साइंस साइड बच्चे यानी मैथ और साइंस से ने पेपर 2 का एग्ज़ाम भरा है वो इस प्रैक्टिस सेशन को ना देखें, वो अपने साइंस पेडागोजी के प्रैक्टिस सेशन से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ईवीएस अगर आपने फर्स्ट पेपर भी डाला है तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। ये स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने पेपर 2 में सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। सीधी बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है या इस प्रैक्टिस सेशन की आप एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पैडल अप ऑफिशियल पर आफ्टर इस सेशन मिल जाएगी। आप वहां से इजीली इसको ले सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए क्यूआर कोड है, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एज इट इज़ आपके जो पहले से होता है बाइलिंगुअल है, बट फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन बड़े होंगे स्क्रीन पर वन टाइम में एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा। आप बाद में इन क्वेश्चन को पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टडिंग सोशल साइंस एट एलिमेंट्री लेवल इज़ वाइटल फॉर द फॉलोइंग रीज़न। मतलब आपको ये बताना है कि एलिमेंट्री लेवल पर जो हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं वो क्यों, उसका मतलब बच्चों के लिए क्यों ज़्यादा मुख्य है, क्यों वो प्रमुख है। टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी वन लाइफ एंड, मतलब सोसाइटी को समझने के लिए, या अप्रिशिएट वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको जानने के लिए। टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए। टू लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियन, मतलब कहीं अलग अलग मतों का सम्मान करने के लिए एक चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है। तो सोशल साइंस पढ़ने के लिए आपको सोशल साइंस इसलिए भी पढ़ाई जाती है कि आपका जो देश का संविधान है उसको आप कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू को पहचानें, उसको समझें, अपने आसपास की सोसाइटी को समझें, किस तरीके से सोसाइटी रन की जाती है उस तरीके को, सिस्टम को समझें। साथ ही साथ आप डेमोक्रेसी के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर उभर के सामने आएँ कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें। और साथ ही साथ आप विभिन्न मत, मतलब आपका किसी के समान, अगर आपका किसी का मत नहीं है आपके समान, तो आप उसकी भी रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ सीखें। तो जो सोशल साइंस की स्टडीज़ है एलिमेंट्री लेवल पे, तो उनके ये चारों पॉइंट ही उसके अंतर्गत आते हैं। इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। आई होप ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आप उनमें को 2 कथन दिए गए हैं या 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उनमें से ए और बी में से चुनना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन कहता है जो नागरिक शास्त्र है वो एक विषय के रूप में औपनिवेशिक काल में भारतीयों के बीच राज्य के प्रति बढ़ती उनकी वफादारी के लिए उनके पाठ्यक्रम में लाया गया था। और स्टेटमेंट बी कहता है कि नागरिक जो समाज या नागरिक समाज की जो कल्पना है वो एक ऐसे क्षेत्र को दर्शाती है जिसमें जो अधिक इन्फॉर्म्ड पीपल है या अधिक जानकार या अधिक नॉलेजेबल पीपल हैं उनको आगे बढ़ाया जाए इस तरीके से। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही है कि आपका जो सिविक्स लाई है आपका एज सब्जेक्ट वो क्या इसलिए लाई गई थी कि जो हमारे लोग हैं इंडिया, जब राज का मतलब जो ब्रिटिश राज है उसकी सरकार थी या उसका हमारे ऊपर आधिपत्य था, तो उसके लिए वफादारी के लिए सिविक्स लाई गई एज अ सब्जेक्ट। या सिविक्स सब्जेक्ट जो है वो इसलिए ही है कि जो इन्फॉर्म्ड या वेल नोन सिटीजन है या नॉलेजेबल सिटीजन है उनका ही एक कहीं ना कहीं उसमें प्रभुत्व वही उभर के सामने आए। तो अगर बात करें सिविक्स एज अ सब्जेक्ट की, तो ना तो वो इसलिए लाई गई कि केवल और केवल हम लॉयल्टी दिखाएं राज के प्रति, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके प्रति, है ना, और ना है ऐसा है कि सिविक्स पर पूरा का पूरा अधिकार या आधिपत्य उन्हीं लोगों का है जो इन्फॉर्म्ड सिटीजन के तौर पे जाने जाते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ए एंड बी है, इसमें से कौन सा बेहतर है या कौन सा सही है। स्टेटमेंट ए कहता है कि सोशल साइंस टीचिंग इज़ अ मीन फॉर इनकलकेटिंग एन आइडियोलॉजी, मतलब सोशल साइंस हम इसलिए पढ़ाते हैं शिक्षण में, उसका उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चों के अंदर एक आइडियोलॉजी डाल सकें, उन्हें एक प्रकार की आइडियोलॉजी सिखा सकें। या स्टेटमेंट बी कहता है कि पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस बेनिफिट्स फ्रॉम थीमेटिक प्लानिंग, कि पेडागोजी जो सोशल साइंस का शिक्षा शास्त्र है, शिक्षण शास्त्र है, वो कहीं ना कहीं उसको मदद मिलती है, उसे बेनिफिट होता है थीमेटिक प्लान से, मतलब जो हम थीम बेस्ड अप्रोच लेके चलते हैं उससे। तो देखिए सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट आप लेके आए हैं तो उसका मेनली मोटिव ये नहीं है कि आप एक ही आइडियोलॉजी बच्चे के अंदर डाल दें। आपका मेन मोटिव सोशल साइंस पढ़ाने का ये है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि करेक्टरिस्टिक्स में सोशल साइंस क्या है कि आप बच्चों को कहीं ना कहीं डिफरेंट ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। तो अगर आप डिफरेंट ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं तो उसमें एक ही आइडियोलॉजी विकसित करना या इनकलकेट करना आपका मोटिवेट नहीं होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट वन है वो अपने आप में गलत होगा, स्टेटमेंट बी अपने आप में सही है। तो ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई और ऑप्शन है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ 1-2 सेकंड की पॉज करके पहले अपना आंसर दीजिएगा, और अगर आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो उससे मैच नहीं करता है तो अपना विथ एक्सप्लेनेशन आप हमें अपना आंसर लिख के भेजें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम वो पढ़ पाएँ और समझ पाएँ कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोशल साइंस आर इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, मतलब कहीं ना कहीं इंटरडिसिप्लिनरी है सोशल साइंस अपने नेचर में, तो वो क्यों है, आपको उसका रीज़न बताना है। ऑप्शन ए कहता है इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट मैटर ऑफ इट्स ओन, कि इसका अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है। इशू ऑफ सोशल साइंस मे नॉट बी कन्फर्म्ड टू द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, या आपको ये बताना है जो इस सोशल साइंस से रिगार्डिंग जो इशू है वो कहीं ना कहीं एक ही डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं जो कहीं ना कहीं सोशल साइंस से रिलेटेड है। तो इनमें से कौन सा आपका सही है। तो अगर बात करें कि सामाजिक विज्ञान की अंतःविषयक का मतलब देखो दो चीज़ें होती हैं, तो इंट्रा एक इंटर। इंट्रा में स्वयं से और इंटर में मतलब दूसरों से कनेक्टिविटी को शो करता है। अब इसमें बोला है इंटर विषयक, मतलब इंटर अंतःविषयक की बात करिए कि सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान का विषय है वो कई और विषयों से जुड़ा हुआ है। तो वो क्यों है, इसका रीज़न आपको बताना है। क्या इसमें इसकी अपनी कोई विषय वस्तु नहीं है, तो ये कहना गलत होगा कि इसकी अपनी कोई विषय वस्तु नहीं है। इसमें अपने आप में कई सारे विषय हैं, तो केवल इस वजह से कि इसकी अपनी विषय वस्तु नहीं है दूसरे से जुड़ा है, ये कहना अपने आप में गलत होगा। सामाजिक विज्ञान के जो मुद्दे हैं उनकी जो पुष्टि है वो सामाजिक विज्ञान के अनुशासन से नहीं की जा सकती, ये भी बात कहना अपने आप में गलत है। कि जो सामाजिक विज्ञान के मुद्दे हैं उनकी अगर पुष्टि है, उनकी जांच करना है, उनको समझना है, तो हम सोशल साइंस के माध्यम से ही उसी के डिसिप्लिन में रहते हुए उनको समझ सकते हैं। और इसमें जो नहीं लिखा है इस हिसाब से गलत हो जाता है। तो हमारे जो ऑप्शन दोनों हैं वो दोनों ऑप्शन ए एंड बी गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज़ इन क्लासरूम, मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी कक्षा में सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज़ अगर पढ़ा रहे हैं, उनका शिक्षण कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। टू डेवलप बोथ क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू सोशल रियलिटीज़, मतलब बच्चों के अंदर सोशल रियलिटीज़ को लेकर क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच विकसित करना चाहते हैं उनके अंदर। या टू मेक स्टूडेंट्स क्लिनिकली अबाउट स्टार्क रियलिटीज़ ऑफ सोशल साइंस सोशल एंड पॉलिटीज़, क्या मतलब कहीं ना कहीं उन्हें भड़काना चाहते हैं, उनको उस तरीके से बनाना चाहते हैं जो आज की सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं। या टू डिस्कस इंडियन डेमोक्रेसी इट्स एवरीडे मैनिफेस्टेशन इन फॉर्म ऑफ जस्टिस एंड स्ट्रगल, या कहीं ना कहीं आप जो इंडियन डेमोक्रेसी या भारतीय लोकतंत्र है उसके दिन प्रतिदिन जो चीज़ें आपके सामने आती हैं, जो चुनौतियां या जो जस्टिस न्याय के तौर पे जो चीज़ें सामने आती हैं, उनको बच्चों को उनके मैनिफेस्टो को बच्चे के सामने प्रकट करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों को अगर हम बात करें कि बच्चों को हम उस तरीके से नहीं बना सकते कि हम वो अपने ही समाज या अपनी ही राजनीति के तौर पर निंदक का काम करें या निंदक प्रवृत्ति अपनाएं। तो हमारा जो बी वाला है वो इस हिसाब से हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को लाने का कि बच्चों को मैं एक ऐसी पर्टिकुलर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करें। बाकी अगर हम बात करें कि हम उनके अंदर आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग और रचनात्मक थिंकिंग लाना चाहते हैं, बात सही है। भारतीय लोकतंत्र न्याय में संघर्ष के रूप में जो रोज़मर्रा की अभिव्यक्तियां उन पर चर्चा करना चाहते हैं, ये बात भी सही है। तो हमारा ए और सी सही होगा। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर आपका 3 जिसमें ए और सी दोनों दिए गए हैं वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विथ रिगार्ड टू अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको ये बताना है कि सोशल साइंस के डिसिप्लिन के तौर पे आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। द डिसिप्लिन्स इन सोशल साइंस हैव डिस्टिंक्ट मेथडोलॉजी एंड हैंस डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमेना।
सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन इज इंटरप्रेटेटिव इन नेचर एंड हैंस डू नॉट लैंड इटसेल्फ टू साइंटिफिक इंक्वायरी। मतलब अगर सोशल साइंस का आप डिसिप्लिन के तौर पे देखना चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में जो अनुशासन है उसे समझने के लिए कौन सा कथन सही होगा, तो इसमें बोला गया है कि जो सामाजिक विज्ञान के विषयों की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, तो ये बात सही है कि सामाजिक विज्ञान में अपनी अलग अलग पद्धतियाँ फॉलो की जा सकती हैं। लेकिन अगर बात करें सामाजिक घटनाओं की बेहतर समझ के लिए अनुशासनात्मक सीमाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए, तो केवल इसी तौर पर आप इसे नहीं कह सकते कि केवल आप अगर उसे मतलब डिसिप्लिन अप्रोच के लिए बना रहे हैं तो उसकी एक बाउंड्री तय कर दें। हाँ, बट आप इसमें अलग अलग मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन जो दूसरी लाइन इसमें ली गई उस हिसाब से ये अपना ऑप्शन नहीं बनेगा। लेकिन अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि इसमें कहा गया है कि अगर आप सोशल साइंस का जो नेचर है उसको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन से जोड़ना चाहते हो या उसकी व्याख्या करना चाहते हैं, तो इसमें वैज्ञानिक जांच उपयुक्त नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, सोशल साइंस को जांचने के लिए, परखने के लिए उसकी अपनी पद्धतियां हैं, लेकिन उसमें वैज्ञानिक जांच को शामिल नहीं होगी, ये कहना गलत है। क्योंकि सोशल साइंस में भी कई चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, उनका भी आपको कहीं ना कहीं एग्जामिन करना पड़ता है चीज़ों को, तो उसमें वैज्ञानिक जो जाँच की पद्धतियाँ हैं, जो वैज्ञानिक साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, वो लगाई जा सकती हैं। इस हिसाब से हमारे ये दोनों ऑप्शन अपने आप में एलिमिनेट हो जाएंगे, और ना हमारा इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बनेगा ना इसमें सेकंड वाला, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस नीड टू अडॉप्ट मेथड्स दैट, मतलब आप ये बताएं जब आप सोशल साइंस पढ़ाने जा रहे हो सोशल साइंस एज अ टीचर, तो आपको कौन से मेथड अडॉप्ट करने चाहिए। क्रिएटिव अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बच्चों में अंदर डेवलप करना चाहिए, या कहीं ना कहीं उन्हें पास्ट और प्रेजेंट के मतलब इंटर रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहिए। तो हमें ये तीनों चीज़ें फॉलो करनी चाहिए बच्चों, क्रिएटिव अप्रोच या क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, साथ ही साथ पास्ट और प्रेजेंट के बीच का रिलेशनशिप। तो हमारा जो आंसर होगा ए, बी एंड सी। अगला है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड एज प्राइमरी सोर्स टू टीच अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी इन द पास्ट। मतलब आपको ये बताना है, जो पिछले पास्ट की बात करें तो प्राइमरी सोर्स के तौर पे मनी के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता था। तो ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि एज अ होमवर्क आप हमें आंसर में दें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको एज अ होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपको ये भी बताया पास्ट में एक मनी के ट्रांजेक्शन के लिए, चीज़ों की अदला बदली के लिए किस मनी के किस तरीके के किस फॉर्मेट को उपयोग में लाया जा सकता था। कॉइन है, करेंसी नोट्स हैं, एटीएम डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना है, पहली बात है प्राइमरी सोर्स, दूसरा पूछा गया है इन द पास्ट। ये दो अगर कीवर्ड आप समझ जाएं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, तो आप इजीली इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें कि रीड द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है रिगार्डिंग सोशल साइंस एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब सोशल साइंस के रिगार्डिंग आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन भी देना है। सोशल साइंस रिसीव लेस इंपॉर्टेंस इन द स्कूल करिकुलम व्हेन कंपेयर्ड विद अदर सब्जेक्ट, मतलब आपको ये बताना है जो सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट है वो उसे कहीं ना कहीं कम इंपॉर्टेंस मिलती है अदर सब्जेक्ट के मुकाबले स्कूल करिकुलम में। ठीक है, अगला जो रीज़न है इसका वो ये है, देयर इज़ नो बेटर क्वालिफाइड टीचर टू टीच सोशल साइंस इन इंडिया। ये इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में सोशल साइंस पढ़ाने वाले बेहतरीन या क्वालिफाइड टीचर नहीं है। अब आप बताएंगे स्टेटमेंट कौन सा सही है, कौन किसकी सही तरीके से व्याख्या करता है। तो अगर बात करें कि लेस इंपॉर्टेंट माना जाता है करिकुलम में सोशल साइंस को अदर सब्जेक्ट के मुकाबले, तो ये बात सही है अपने आप में। क्योंकि अगर आप बात करें उन बच्चों की जो मैथ एंड साइंस बैकग्राउंड होते हैं, वो अपने आप को मतलब उन्हें ऐसा दिखाया जाता है, हर बच्चे को ऐसा बोला जाता है कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं या कुछ बेटर लाइफ में अचीव करना चाहते हैं या अपने आप को अगर आप इंटेलिजेंट मानते हैं, तो आप साइंस और मैथ्स ही वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, सोशल साइंस या आर्ट सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे। तो हाँ, ये मैं मान के चलता हूँ कि सोशल साइंस को करिकुलम में कहीं ना कहीं मतलब कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर बात करें कि ऐसा कि क्वालिफाइड टीचर नहीं है इसलिए ऐसा होता है इन इंडिया, तो ऐसा नहीं है। कई ऐसे बेहतरीन टीचर इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंडिया में भी मौजूद हैं जो सोशल साइंस को इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको उस पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो, है ना। तो हमारा जो सही होगा वो केवल ए सही होगा, आर अपने आप में गलत होगा। तो ए स्टूडेंट बट आर ए फॉल्स, जब फॉल्स है तो वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आपको ये बताना है कौन किस तरीके के क्वेश्चन बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर आएंगे। क्या व्हाट आर द रोल्स ऑफ WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या रोल्स होते हैं उनका, तो ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि इसके सीधे सीधे पॉइंट्स होंगे, तो ये क्रिटिकल बच्चों को सोचने के लिए मजबूर नहीं करेगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रमोट फेयर ट्रेड अमंग कंट्रीज जस्टिफाई, मतलब आपको ये बताना है कि क्यों कंट्रीज़ के बीच में फेयर ट्रेड नहीं हो सकती, क्यों उसे प्रमोट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बच्चों को कहीं ना कहीं अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग तथ्यों पे सोचने को मजबूर कराएगा। अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा,
और ये चीज़ बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को लेके आई। तो बी वाला हमारा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगला थर्ड वाला पढ़ रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट एंड फूड ग्रेन्स। तो इंडिया को अगर बात करें खाद्यान्न के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन ने मदद की है। बिल्कुल बात सही। उसे आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखेंगे जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। बात करते हैं फोर्थ वाली की कि ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन इन इंडिया, डू यू एग्री विद दिस व्यू। जहाँ ये वर्ड आ जाए डू यू एग्री विद दिस व्यू, तो इसका मतलब आप सोचने में मजबूर होंगे उस चीज़ को, और अपना जब व्यू रखेंगे तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होगी। तो बी एंड डी आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इन सोशल साइंस क्लास। आपको ये बताना है कौन सी स्किल या किस तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर भी एज अ होमवर्क आप हमें दें, ताकि आपको पहली बात ये समझने में कहीं नहीं आसानी हो, इसका एक आपको अवसर प्रदान मिले कि किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चनों को पहचानें जो हमारी कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दें। और ये क्वेश्चन इजीली आप कॉमन सेंस के बेस पे निकाल सकते हैं, जिसमें ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना पूछी गई हो, वो सारे, और जिस पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, वो सारे क्वेश्चन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के अंतर्गत आएंगे। तो ये आंसर आप हमें होमवर्क एज अ इन कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। एज अ होमवर्क ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आई लिव इन अ मुस्लिम डोमिनेंट एरिया। मैं एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहता हूँ। माई ब्रदर एंड आई हैड गॉन फॉर अ इफ्तार पार्टी। मैं और मेरा भाई इफ्तार पार्टी के लिए गए जो हमारी नाइबरहुड में होती है। वी ड्रेस्ड ट्रेडिशनल क्लॉथ दैट इज शेरवानी सलवार कमीज रिस्पेक्टिवली, मतलब हमने शेरवानी सलवार कमीज पहनी। लेटर वी चेंज अवर क्लॉथ, मतलब जब हम घर आए तो हमने अपने कपड़े चेंज कर दिए। हमने क्या पहन लिया, जीन्स एंड टी शर्ट। हाउ डू यू व्यू दिस नैरेटिव ऑफ अ गर्ल, मतलब आप किसी बच्ची लड़की ये बात कह रही है तो आप उसके नैरेटिव को किस व्यू से लेंगे या किस तरीके क्या समझेंगे उसके इस कहानी से, इस नैरेटिव से। क्या क्लॉथ्स कैन बी सीन एज अ मार्कर ऑफ आइडेंटिटी, मतलब जो कहीं ना कहीं वस्त्र हैं जो बच्चे कपड़े पहनते हैं वो आपकी आइडेंटिटी को मार्क करने के काम आते हैं। बी में भी प्री जस्ट जुडाइस फॉर द क्लॉथ्स बी बियर, मतलब कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो भी कपड़े हम पहनते हैं वह कहीं ना कहीं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, या कपड़े आराम देने के लिए पहने जाते हैं और अक्सर वो चीज़ें उस हिसाब से डिसाइड की जाती हैं। तो अगर गर्ल के व्यू को अगर हम क्वेश्चन के ही की पॉइंट से उठाएं तो उसने कहा कि मैं इफ्तार पार्टी के लिए, उस इफ्तार पार्टी के लिए हमने पर्टिकुलर कपड़े पहने। तो ये आ गया कि आपने कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को मार्क कर दिया। फिर उसने कहा अगर बाद में हम घर आए तो हमने अपने जीन्स एंड टी शर्ट पहन लिए। वो जीन्स एंड टी शर्ट क्यों पहने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन क्लॉथ में कंफर्टेबल खुद को मानते होंगे, है ना। तो इस हिसाब से आपका सी बन गया। बट ऐसा नहीं है कि आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं इसलिए ऐसा क्लॉथ्स के बारे में आप जो पहनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये अपना बी वाला कट जाएगा और ए और सी आपके करेक्ट आंसर बनेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप एक बार और इस चीज़ को जब सेशन को देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। फॉर अ सोशल साइंस टीचर टू एनहांस हिज और हर कम्पिटेटिवनेस कम्पिटेंसीज एंड स्किल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल, मतलब कहीं ना कहीं एज अ सोशल साइंस टीचर आप बच्चे के अंदर में स्किल्स एंड कम्पिटेंसीज डेवलप करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या उपयोगी होगा। बाय स्टिकिंग टू टीच इन अ पर्टिकुलर मैनर, कि एक ही मैनर में आप पढ़ाएं, इस पर स्टिक होना। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, हमें मल्टीपल्स मेथड यूज़ करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन नीड्स, है ना। यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्स, बिल्कुल हम कम्युनिटी को एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे, हमारी NEP और NCF भी कहते हैं। वॉचिंग फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज, डिस्कसिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मली विद कलीग्स, हम कलीग्स के साथ इनफॉर्मली और फॉर्मली बातचीत करेंगे। वॉचिंग फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज भी देखेंगे जिससे हमें सीखने को मिलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वो रियल लाइफ बनाई जाती हैं प्रॉपर वे में, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री सूट होती है। तो B, C एंड D हमारे आंसर बनेंगे और ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें कि इन डिस्कसिंग कोस्टल लैंडफॉर्म्स इन इंडिया टीचर इन राजस्थान कुड फेस पेडागोजिकल इशू ऑफ, मतलब एक राजस्थान में टीचर है वो कहीं ना कहीं कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो वो पेडागोजी एस्पेक्ट से किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करेगा। बिल्डिंग कंटेक्स्ट फॉर लर्नर, वो कहीं ना कहीं संदर्भ का निर्माण नहीं कर पाएगा बच्चे के सामने, इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। प्रोवाइडिंग प्रिंट रिसोर्सेज, मतलब उससे वह प्रिंट रिसोर्स उपलब्ध नहीं करा पाएगा या एसेस नहीं कर पाएगा बच्चों की नॉलेज को, या कहीं ना कहीं अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो वो प्रिंट करा सकता है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में प्रिंटर की कमी हो, तो प्रिंट बिल्कुल करा पाएगा। असेस भी कर पाएगा अगर एग्जैक्ट उसके बाद असेसमेंट किसके मॉडल हों और उसके लर्निंग भी हो इस हिसाब की कि वो जानता हो कि किस असेसमेंट मॉडल को किस तरीके से यूज़ करना है, और अपना सिलेबस भी टाइम पे करा लेगा। ऐसा थोड़ी है राजस्थान में सिलेबस टाइम पे नहीं होते, लेकिन वो कहीं ना कहीं बच्चों को उससे रिलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो चीज़ उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस में शामिल नहीं है, उसमें थोड़ी उसको प्रॉब्लम होगी। तो जो पेडागोजिकल इशू है वो होगा फर्स्ट वाला, बिल्डिंग कंटेस्ट फॉर लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों के लिए संदर्भ का निर्माण करने में वो कहीं ना कहीं खुद को असमर्थ पाएगा।
ऑडियो विजुअल एड्स प्रोवाइड अ सोशल साइंस टीचिंग एक्सपीरियंस इन। आपको ये बताना है कि हम अपने टीचिंग में कई तरह के रिसोर्स का यूज़ करते हैं। ऑडियो विजुअल अगर आप ऐड की मदद ले रहे हैं तो वो किस तरीके का टीचिंग एक्सपीरियंस बच्चों को देगा। प्रोग्राम मल्टी सेंसरी या कोलेबरेटिव या फंक्शनल। तो हमें पता है ऑडियो विजुअल में क्या है, हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, वो भी अलग अलग सेंसेस इन्वॉल्व करके बात हो रही है। ऑडियो मतलब ईयरिंग वाली और विजुअल मतलब आईसाइट वाली। तो ये मल्टी सेंसर मतलब बहुसंवेदी आप चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी रिसोर्सेज। आपको ये बताना है इनमें से कौन से वो एग्जाम्पल हैं जो प्राइमरी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। फोटोग्राफ्स हैं, इंसाइक्लोपीडिया है, स्पीचेस हैं या डायरीज हैं। तो अगर बात करें प्राइमरी रिसोर्सेज, ऐसे वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप मुख्यतः सीधे तौर पर प्राप्त करते हैं। सीधे तौर का ये मतलब है कि उनमें ज़्यादातर हेर फदल नहीं की गई है, ज़्यादा एडिट नहीं किया गया है सेकंड पार्टी के द्वारा, है ना। हाँ, जो लिख रहा है उसमें वो कर सकता है उस समय, लेकिन ऐसा नहीं है लिखने के बाद वो रखें फिर कोई थर्ड सेकंड पर्सन आया उसमें उसमें एडिट किया अपने तौर पे, कुछ जोड़ दिया, कुछ चीज़ हटा दी, वो फिर प्राइमरी रिसोर्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो बात करें फोटोग्राफ्स की, एक बार ली जाती हैं तो वो प्राइमरी रिसोर्स है, उसमें बाद में आप बदलाव नहीं कर सकते। डायरी जो लिखी जा सकती है उसमें भी प्राइमरी रिसोर्स के तौर पर लिया जाता है, क्योंकि बाद में डायरीज में बदलाव आप नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति द्वारा वो लिखी गई हैं वो एक बार लिख जाती हैं। स्पीचेस मतलब जो आपने एक बार बोल दिया वो रिकॉर्ड हो गया, स्पीच में आ गया, फिर आप उसमें हेर फदल नहीं कर सकते। हाँ, बजाय कि आप आज के एडिटर के जो ऐप्स हैं उनको अप्लाई करते हैं वो अलग बात है। इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसा है जहाँ जो जिसे जितना ज्ञान होता है वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है ना। मतलब पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। तो हमारा बी वाला इसमें शामिल नहीं होगा प्राइमरी रिसोर्स में, ये सेकेंडरी रिसोर्स में चला जाएगा। बाकी अगर और प्राइमरी रिसोर्स की हम बात करें तो आपने रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी होंगी, ठीक है, या आपने मतलब जो रिसर्च पेपर निकलते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो सारे इसमें प्राइमरी रिसोर्स में आ जाएंगे। तो हमारा जो ए सी एंड डी जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 2, वो हमारा प्राइमरी रिसोर्स होंगे के एग्जाम्पल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इसेंशियल टू मेक सोशल साइंस रिलेवेंट टू एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट। मतलब जो सोशल साइंस है वो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए क्यों इसेंशियल है, क्यों हमें उनके लिए लाना चाहिए। क्या इसलिए लाना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ऑफ फैक्ट्स को कवर कर पाएँ और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानने का मौका मिलेगा, या ये जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो अल्टीमेट सोर्स हैं आपका नॉलेज का, या जो सोशल साइंस है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए आसान होगा क्योंकि इसमें साइंटिफिक इंक्वायरी शामिल नहीं है, या अदरवाइज आप कह सकते हैं कि जो सोशल साइंस है उसके आने से बच्चों के अंदर जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसकी नींव पड़ेगी, उसकी फाउंडेशन रखी जा सकती है। तो बिल्कुल बात सही है, अगर सोशल साइंस हम लेके जाएंगे तो सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट डिस्कशन पर बेस्ड है। इससे हमें मौका मिलता है दूसरे के मेंटलिटी को जानने का, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का, साथ ही साथ हम रिस्पेक्ट करेंगे उनके अपने व्यू से हट के जो व्यू हमारे सामने आएगा। तो इन सब चीज़ों से जो चीज़ हमारे अंदर घटित होगी वो क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा डेवलप होगी, आपके अंदर एनालिटिकल अप्रोच आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें सोशल साइंस पढ़ने से आएंगी, इसलिए हमें लाना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन जो सही बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल स्टडीज़ हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ। मतलब आपको ये बताना है कि ऐतिहासिक जो अध्ययन किए जाते हैं वो किस चीज़ के विकास में काम आते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र के विकास में, संज्ञानात्मक, साइकोमोटर या आर्थिक। तो अगर बात करें हिस्ट्री का, अगर हम अध्ययन करते हैं, हिस्टोरिकल अगर स्टडीज़ हम देखते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम उनको समझना चाहते हैं कि अगर पास्ट में बहुत बड़ी घटना हुई है तो उसके पीछे का क्या क्या कारण रहे हैं, ताकि आगे आने वाली ऐसी घटनाओं को हम रोक सकें। तो उससे जो हमारी चीज़ें डेवलप होंगी, जिस क्षेत्र में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा वो है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डोमेन का, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एट द सेकेंडरी स्टेज सोशल साइंस मेनली कंप्राइजेस ऑफ। मतलब आपको ये बताएं माध्यमिक स्तर पर जो सोशल साइंस हम लेकर आए हैं या शामिल किया गया है उसमें क्या क्या शामिल होता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस स्टैटिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनेशनल अफेयर्स या रिलेशंस, एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स। बात करें अगर हम कि सामाजिक विज्ञान में कौन से विषयों को शामिल किया जाता है, तो देखो एंशियंट हिस्ट्री अकेला नहीं आएगा, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। पूरी हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मिडल और मॉडर्न हम पढ़ते ही हैं तो वो आ जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं आता है, हाँ ये पार्ट्स हैं, ये अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, ये पार्ट हैं। वो किस चीज़ के पार्ट हैं वो आप हमें बताएंगे। अगर बात करें कि स्टैटिक्स, ये अपने आप में एक हिस्सा है, ना कि कोई पूरा चैप्टर या पूरा पर्टिकुलर आप विषय कह सकते हैं इसे, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आए। लेकिन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अगर जो मुख्य रूप से शामिल है वो हिस्ट्री आपका, जिसमें हिस्ट्री के अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है। अब स्टैटिक्स आपका इकोनॉमिक्स में चला जाएगा और जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या इंटरनेशनल रिलेशन है वो पॉलिटिकल साइंस में चले जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका, एक मिनट इसको इरेज कर दूँ, ओके। तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1।
तो ये थे आज के बेहतरीन सोशल साइंस पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन। आई होप कि आज का प्रैक्टिस सेशन आपने एंजॉय किया होगा, आपकी थोड़ा थिंकिंग लेवल बड़ा होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और जो कॉन्सेप्ट हैं उनको किस तरीके से क्वेश्चन से जोड़ कर देखा जाए, है ना। बाकी अभी सोशल साइंस पेडागोजी के और भी क्वेश्चन आने बाकी हैं, तो इस सीरीज में आप बने रहिए। अगर आपने पेपर 2 के आप हैं तो आप साथ ही साथ सोशल साइंस के सारे कवर अप करें, और अगर आपने पेपर 1 भी फिलअप किया है तो आप ज़रूर EVS का जो पेडागोजी आ चुकी है उसको देख सकते हैं। अभी साथ ही हम हिंदी, इंग्लिश और आपका जो मैथ बचा है उनकी पेडागोजी के इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है उसको भी लाएंगे, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज है वो सब्जेक्ट पेडागोजी को कवर करती है। उसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर अप होंगे जो आपके C10 एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।